फिल्म से हटकर आपने छोटे पर्दे के लिए धारावाहिक भी लिखे। साथिया बहुत फेमस हुआ उसमें से। तो आपको क्या लगा कि फिल्मों के साथ छोटे पर्दे को भी कैप्चर करना चाहिए, या ये भी एक अवसर आपको मिला था और आपने कहा कि मैं इसमें भी? बिल्कुल, क्योंकि मेरा मतलब था मैं लिखूं। पहला ये मेरा कहना होता है कि प्लीज़ मुझे साहित्यकार मत कीजिए, मैं साहित्यकार नहीं हूँ। मेरे पिता थे साहित्यकार। मैंने अलग अलग माध्यमों के लिए लिखा और हर लेखन की विधा बिल्कुल अलग होती है। रेडियो के लिए 10 साल, फिल्मों के लिए 30-40 साल, रंगमंच तक के लिए जिद में मैंने प्ले लिखे। फिल्म हिट हो चुकी थी तो मुझे ये असरानी जी की पत्नी मंजू, और आपको अगर आप लोगों को याद होगा तो उस समय दूरदर्शन के सीरियल शुरू हुए थे जो बड़े कमाल के बनते थे। उसमें हम लोग आया, ये आया, वो। उसी दौर में मंजू, मैं साउथ की एक फिल्म लिखने गई थी, असरानी जी कोई फिल्म कर रहे थे, ढूंढ के वहाँ गई और बड़े संकोच से पूछा, असला जी आप स्मॉल उसके लिए फिल्म के लिए लिखेंगी टेलीविजन? मैंने कहा मंजू जी को छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, अच्छा कोई भी काम। बोले नहीं, काम तो बहुत अच्छा है। मैंने बोला, उन्होंने कहा मैंने जितनी अलग अलग भाषाओं की लेखिकाएँ हैं, उड़िया हो, मराठी हो, बंगाली, उनकी राइट्स लिए हैं, अब उसको एडॉप्ट करना है। क्योंकि एक बात मैं बताऊँ, विजुअल मीडियम में चाहे फिल्म हो या मोरलेस, उसकी जान होता है उसके स्क्रीन प्ले। वो जहाँ बैठ गया वो पिक्चर बैठ गई। तो बहुत बढ़िया हम लोगों ने काम किया। कश्मकश 13 एपिसोड, फिर 13 एपिसोड, बहुत खूबसूरत कहानियाँ। तो हम लोग को ये अच्छे लोग मुझे मिल गए, खुद से आके ले गए। तो वो ये था कि भाई फिल्म में टाइम लग रहा है या बीच में इसके पैसे मिल जाएंगे। बीच में एक बात करना चाहूँगी, आपने टेक्निक की बात करी, फिल्में आपने की, छोटा पर्दा किया, और फिर उसके बाद आप सिर्फ पाठकों के लिए लिखना आपने शुरू किया। आपने छल लिखा, एकदम से फिर से आप जमे जमाए काम को छोड़कर आप एक बार फिर से लेखन में आई। इसके पीछे क्या? बॉम्बे जब मैं गई तब भी एक बात तो ये थी कि मैं थी, अब तो पिक्चर को चल गई तो और अब स्ट्रगल पहले नहीं करना पड़ा। पिक्चर जब हिट हो गई तो जिम्मेदारी ज़्यादा कि इससे बुरा न लिखूँ। 5 साल लिखी मैंने साथिया, जब गोपी वाली कहानी चल रही थी, और वो इसलिए हिट हो गई कि मैं गुजराती डायलॉग डालती थी बीच में, मुझे आती थी। गुजरात का क्या है कि हमारा मूल रूप से ये जो नागर हैं, विसनगर एक जगह है, जैसे मोदी जी वननगर के हैं, विसनगर, तो वहाँ से हमारा मूल रूप से आते आते यूपी में माइग्रेट हो गई परिवार पर नागर हम मूल रूप से। तो मैं अपने पिता, माँ, भाई, नानी, हम लोग गुजराती बोलते थे आपस में। लेकिन बबलू, मेरा संदीपन बड़ा था, वो बोलता था। सिद्धार्थ नहीं बोलता, आती है उसको, बहुत अच्छी आती, वो बोलता नहीं है, संदीपन बोलता था सबसे। तो गुजराती चुकी थी तो मैं पहले स्टार प्लस में साथिया तो बाद में आया, उसके पहले आया हमारी देवरानी, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी प्रोड्यूसर का, एक महल सपनों का, अगर आपने देखा होगा तो। हाँ, तो शोभना नाम था उनका। उन्होंने ये इतनी बड़ी फैलाव वाला सीरियल पहला आया था, एक महल सपना, वो उन्होंने कांटेक्ट किया कृष्णा जी ऐसे से, तो वहाँ तैयार किया तो मिले। तो ये एक हमारी देवरानी, वो गुजराती। वहाँ मैंने पहला प्रयोग ये किया कि मैंने कहा देखो ये जो बूढ़ा कपिल है वो तो आपस में कभी गुजराती में बोलेगा ना। हाँ नहीं, बोले अच्छा, ऐसा किया तो लोगों को बड़ा अच्छा। धारावाहिक से फिर एकदम से पुस्तकों पर आना, ये कैसे आपको लगा कि नहीं अब मुझे खाली पुस्तकें? नहीं, वही मैंने कहा ना, इसलिए बंद कर दिया। करीब मैंने 7.5 साल, और सच बताओ फिल्में बहुत लिखी। उससे सलीम भाई ने एक बात जरूर कहूँगी, हम लोग का मुझे मिला था डायलॉग का अवार्ड पहली फिल्म में, उन्हें शक्ति का स्क्रीन प्ले का। तो वो मेरे को कहने लगे, सलीम भाई सलमान के फादर, अचला झुकना मत कभी और कि कहेंगे औरत है कुछ भी दे दो, तुमने बहुत अच्छा काम किया, प्राइज अपने लेना। मुझे आता ही नहीं था कि मैं कितना मांगूँ, वो कभी आया ही नहीं। ले तो इस सीरियलों में मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। बाबू जी का 17 अगस्त 15 से शताब्दी वर्ष होना था। मैंने कहा यार मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा।
नाटकों में आपको क्या अभिनय से थोड़ा सा नहीं मदद मिली? नहीं, मैंने लिखे भी नाटक रंगमंच के ना जी। मैंने लिखे भी, तो ऐसे करते थे। एक थोड़ी कमजोरी थी मेरी, हमारे मथुरा में एक बहुत बुजुर्ग वर्ग मिश्रा जी, जी तो मेरे जैसे कोई गधा या बेवकूफ़ नहीं होगा, पूरा मैं डायरेक्ट कर लिया। जी। मैं कहनी मैं भाई साहब आपका नाम दूंगी मैं नहीं। हाँ, वो इतना हंसते थे सब मेरे ऊपर कि पागल है, अपना नाम नहीं दे। मैं कह नहीं आप बड़े हैं आप, तो वो ऐसा नहीं था, लिखते भी थे और नाटक में भी मज़ा आता था। जी। उसमें भी बहुत, मतलब मैंने हर चीज़ को एंजॉय किया। लेकिन सबसे ज़्यादा एंजॉय मैं अगर अपने लाइफ के, मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा एंजॉय कहाँ किया, मथुरा में एमए की पढ़ाई से लेके आकाशवाणी का पूरा 10 साल का स्पेन रहा। वहाँ से फिल्में भी चली। जी। 10 साल में वो मेरा स्कूल था, मेरी पाठशाला थी, बड़े अच्छे मित्र थे जहाँ दिखावा नहीं था। आज मेरा बेचारा विमल दीदी थी, राधा बिहारी गोस्वामी, इतना रोई हूँ मैं उस दिन, तो एक माहौल अलग था। जी। ये और- मेरा अंतिम प्रश्न है और इसके साथ ही हम अपनी चर्चा को विराम देंगे। आपने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, बहुत नाम किया और अभी भी सतत कार्यरत हैं। क्या यही विराम है या आगे कुछ और आयाम हैं जो आपने तय करने हैं? बहुत कठिन उत्तर है इसका। मैं 82 की हो चुकी हूँ, मैं उम्र से कोई नहीं मानती। जी। उम्र से जब तक ये फ्रेश है तो आप कभी तक भी काम करो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन 2-2.25 वर्ष पूर्व संदीपन के जाने के बाद मेरा मन हट गया कि मेरी सबसे सुंदर कृति थी वो, और उस पर स्याही पूरी फैल गई, तो सब मिट गया वो। उसके बाद से मन नहीं हो रहा, हालांकि आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, मन नहीं हो रहा लिखने का। वो नहीं चाह रहा कि मैं उपन्यास लिखूं या मैं ये लिखूं, बिल्कुल नहीं क्या रहा। आपको नहीं लगता कि संदीपन जी जहाँ भी होंगे वो आपको निरंतर काम करते देखकर खुश होंगे? नहीं लगता। निरंतर क्या होता है आप बताइए। बचपन से लेकर 80 की एज तक, पहली कहानी 8 वर्ष की आयु में छपी है मेरी। कितना काम किया मैंने, ये गड्ढा बना है, एक गड्ढा उंगली में पड़ा है पेन पकड़ने की वजह से, तो इतना काम किया मैंने। ऐसा नहीं है, हाँ, देखो फिल्म वाला तो कोई आएगा नहीं अब। जी। अब वक्त पूरी तरह बदल गया। मैं कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया वेब सीरीज़ के लिए। मैंने कहा देखो भैया, वेब सीरीज़ में क्राइम और सेक्स के अलावा कुछ नहीं है आजकल, तो मैं तो भैया नहीं, अपने मेरी ज़िंदगी भर की जो एक रिस्पेक्ट है वो मैं नहीं ना क्राइम लिख सकूँ ना सेक्स लिख सकूँ। वल्गैरिटी नहीं, बोल्ड ज़रूर लिख सकती हूँ। कोई अभी ये जो देह की बात हुई, देह ऐसा बोल्ड सब्जेक्ट है वो कि मैंने नवभारत टाइम्स में पढ़ा कि ये कि कौमारी का नीलामी, और हिंदुस्तान की कई बड़ी बड़ी महिलाओं ने उस पर लिखा, तो क्या हुआ, हमारे शरीर हमारा है, अगर हम उसे कर दें तो क्या हुआ। मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने कहा ये सोच बदलती है, माई बॉडी इज माइंड, सो आप कुछ भी करो। मैंने 1 साल तक उस पेपर को अंदर रख दिया। बाबूजी को शरद बाबू ने कहा था कि जब भी एकदम लगे कि लिखूं, एकदम मत लिखो उसको रख दो, उसको कहीं नोट्स बना के, फिर भी 1.5 साल बाद लगे कि नहीं कुछ लिखो, नहीं तो संतुलन जो है आपका एक दिशा में चला जाएगा, आप संतुलित हो जाएंगे तब तक। फिर समझो 1.5 साल के बाद मेरे वो न्यूज़पेपर निकला, मन कहे तो लिखूंगी मैं। और देह क्या कहना चाहिए कि कमाठीपुरा वहाँ का रेड लाइट एरिया बहुत फेमस है जी। हर जगह के हैं। आगरा में सेब का बाज़ार है, वहाँ कमाठीपुरा है। तो जब मैं रेडियो में थी, अब तब तो बरसस नहीं गई, तो पेटीकोट और ब्लाउज में देखूँ स्त्रियों को, तो मैं तो बड़ी उम्र में थी, मुझे आइडिया हो गया क्या है। तो उसको मैंने पूरा पकड़ा है कि वो बच्चा स्कूल जाया करता है संजय, कहते ये ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं। कोई जवाब नहीं था। फिर 14 साल का हुआ, उसे थोड़ा मिला कि ये काम करती है, ये मम्मी नहीं है, ये मम्मी जैसी क्यों नहीं है। तो मैंने हर चीज़ को सवाल और जवाब को। और मज़ेदार बात है कि अंजलि ठाकुर जिसकी हीरोइन है, 17.5 साल की लखनऊ की लड़की, उसमें आर्मी की पूरी बैकग्राउंड है दादाजी से लेकर। वो ये कहते मैं भी वही बनूंगी, और फादर नहीं है उसके, माँ से कहती, माँ की खाना बनाती, कहते मैं करके मैं फौज में जाऊंगी। लेकिन बहन जो थोड़ी तुतलाती थी, उसकी सगाई टूटने की नौबत इसलिए आ गई कि वो बहुत पैसा मांग रहे थे।
तो कुछ लोगों का तो एक्टिंग बड़ी अच्छी करती है नाटकों में, 15,000 रुपया एक एपिसोड का मिलेगा, जाओ। तो उसने लड़के से कहा देखो 6 महीने शादी रुक जाओ, मैं दूंगी पैसा जो तुम मांग रहे हो। तो फिर वो कैसे, उसे लगता इजी था, इन इजी नहीं था काम मिलना। एक ऐड जब करने गई तो वो कमाठीपुरा का पहला ऐड, तो वहाँ सभी से तो बड़ी नफरत करने लगी है, ये लोग छुओ मत मुझे, ये मत करो। और लेकिन जो संजय था वो दिल्ली से इसीलिए आया था कि इतना समझने लगा था वो विषयों को कि अरे इनकी गलती क्या है, इनका मन नहीं है क्या। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी एक बार उससे करीब जानता था, उसने कहा मेरा मन नहीं है। तो सोचने लगा यहाँ तो मन का प्रश्न है। तो उसमें छाया एक लड़की थी जो कैसे बॉयफ्रेंड ही से बेचता चला आ रहा है। वो इसके भाई की तरह राखी बांधती थी संजय को। तो और ये बहुत चिढ़ती थी अंजलि, कैसे मोटी बात ये कहूँ कि बहन की शादी के लिए जब उसे ये पता लगा कि कौमार की बोली लगती है और 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, कहती क्या करूँ फिर मैं, ये पता लगा उसने कैसे लंबा है क्या, उसने वो बोली में लगवा दी और रुपए मिल गए। लेकिन तो उसने कहा जो कहूँ जो करना हो करो, मुझे जानने दो शादी में। अरे बेवकूफ़ थोड़ी ही हैं, उनका मतलब था कि गल्फ कंट्री में भेजना है जो लड़कियां भेजी जाती हैं जी। तो वो लखनऊ की लड़की थी। अब उसने कहा कि मैं तो शादी बारात हुई गई है, मैं तो जाके पक्के पुल से कूद पड़ूंगी गोमती में, जिंदा रह के मुझे पता मुंबई जाके फिर क्या होगा। लेकिन उसने आके पकड़ा तो क्या बेवकूफ़ है हम क्या, ऐसे 10 लाख रुपये दे दिया है ऐसे, तो फिर ले गया। वहाँ कैसे क्लाइमेक्स के पास वही लड़की छाया जिससे चिढ़ती थी रेड लाइट एरिया की, वो उसी होटल में अपने कस्टमर के लिए आई है। और इसको भी लोग तैयारी कर रहे हैं 2-3 लड़कियों की फर्जी पासपोर्ट बना के भेजने के लिए। वहाँ कैसे वो छाया ही बचा। तो एक बड़ा प्यारा मैसेज है कि जिनसे हम जो हो रहा है, जिनसे हम नफरत करते हैं, वो तो खुले हम कर रहे हैं बेचारे जी। और तो ये वो ज्वलंत विषय हैं जिन पर आज भी उम्र के इस पड़ाव में अचला जी निरंतर लेखन कर रही हैं। और हम ये सभी व्यूअर्स की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से ये ताकीद करते हैं, ये उम्मीद करते हैं और हमारी तहे दिल से ये इच्छा भी है कि आपके इस उपन्यास को भी बहुत सफलता मिले, घर घर तक पहुँचे और एक महिलाओं के अंतर्मन को पाठक पहचान पाए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम हृदय तल से आपका धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे, आपकी टीम को भी मेरा तरफ से शुक्रिया। हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह के रोचक कार्यक्रमों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिए। तो श्रुतिपुरी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।